Bismillahirrahmanirrahim. It is Mrs. Bushra Javed, and today you are going to study formal fallacies in your subject critical thinking and reasoning. When we talk about fallacies, we mean a false assumption on the base of an incorrect idea. A fallacy may be defined as a mistake or error in the process of reasoning. जब हम रीजनिंग कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में और एक कॉन्सेप्ट बना रहे होते हैं, उसमें जो हमसे मिस्टेक्स हो जाती हैं उसके एविडेंस इकट्ठा करने में और उसके लिए रीजनिंग करने में या एक्सप्रेशन ढूंढने के लिए जब वो ये सारी चीज़ें गलत हो रही होती हैं तो हम उसको कहते हैं ये हम इट बिकम्स अ फैलेसी. सो फैलेसी का मेन मकसद क्या है, मेन मतलब क्या है? इट इज़ एरर इन रीजनिंग. और ये एरर इन रीजनिंग इन 3 बातों पर बेस करती है. इनएडिक्वेट एविडेंसेस, हमारे पास एविडेंस पूरे ना हो. इनएप्रोप्रिएट रीजनिंग हो, हमारे पास प्रॉपर रीजनिंग ना हो इस चीज़ को लेके. और फॉल्टी एक्सप्रेशन हो, यानी कि हम जो मटेरियल या जो कुछ भी उस चीज़ के लिए इकट्ठा कर रहे हैं वो रिलेटेबल ना हो और वो हमारा हेल्प ना कर रही हो. कहते हैं कि चूँकि रीजनिंग इज़ अ ह्यूमन माइंड प्रोसेस, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं. हमें इन मिस्टेक्स को कैसे क्यों अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी जो स्पीच है इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, और हम जब अपना आइडिया या अपने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करें तो इट शुड बी मोर वैलिड. Cognitive scientists who study how people think have told long list of common errors that people make in their reasoning process. One of these is unique and is known as appeal to ignorance. इसमें जो एक यूनिक टर्म आप कह लें जो हमारी रीजनिंग में एरर क्रिएट करती हैं उसको हम कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस. अपील टू इग्नोरेंस it involves misusing the general lack of knowledge or information as an issue to support an argument. The fallacy often surfaces in the debate about the relative influence of heredity and environment on intelligence. यहाँ पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके वो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है. उसका इन्फ्लुएंस कि या तो वो विरासत में हमें इंटेलिजेंस मिली होती है या फिर हम अपने माहौल से सीख सकते हैं. A logical fallacy is an error in reasoning. Knowing how to spot and identify fallacy is a valuable skill. Avoiding fallacy enhances personal dignity and respect because of their variety. It is a big challenge to classify fallacies. They may be classified by their structure. अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से फैलेसीज़ को डिस्क्राइब करें तो हम उनको कहेंगे फॉर्मल, और अगर हम कंटेंट यानी कि उनके अंदर क्या मटेरियल है उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई करेंगे तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा. बोथ इन टर्न break down into a wide range of fallacies. The use of fallacies is common when the speaker lacks sound reasoning. It is very important to see premises, conclusion, and argument deeply to avoid fallacies. Two factors, appeal to ignorance and reification, need to be given important while studying fallacies. जब हम फैलेसीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें ये दो जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उनको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए. सबसे पहला है हमारे पास अपील टू इग्नोरेंस. जब हम अपील टू इग्नोरेंस की बात करते हैं तो हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक ऐसा फैक्ट जो आप प्रूव ना कर सकें कि गलत है, ठीक है, आप उसको गलत प्रूव नहीं कर सकते इसलिए हम उसको सही समझते हैं. या फिर ऐसा फैक्ट जो कि गलत है लेकिन हम उसको गलत प्रूव नहीं कर सक रहे होते तो हम उसको सही समझते हैं. इसका ऑपोजिट अगर हम करें तो ऐसा फैक्ट जो कि सही है लेकिन हम उसको सही प्रूव नहीं कर पा रहे होते या गलत प्रूव नहीं कर पा रहे होते तो हम उसको समझते हैं कि ये सही है या गलत है. ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसकी एग्जांपल देखते हैं कि गोश्त की एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे कोट किया. कहते हैं कि अगर वो लोग जो कि मानते हैं कि गोश्त होते हैं, ठीक है, वो चूँकि उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं कर पा रहे होते और वो साथ ही ये रीज़न भी देते हैं कि भाई ये तो प्रूव ही नहीं हो सकता कि गोश्त है या नहीं है, तो इसी चीज़ को बेस बनाते हुए प्रूव कर देते हैं कि गोश्त होते हैं. क्योंकि जो दूसरी पार्टी है जो आपके अगेंस्ट पीपल हैं वो लोग भी ये प्रूव नहीं कर पा सकते कि गोश्त नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से एक बात जो है वो क्या आर्गुमेंट बन गया. आर्गुमेंट ये बन गया कि आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते, आप क्लियर नहीं कर सकते कि जो आपका
पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कोई उसको निगेट नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता, तो वो सच समझा जाएगा। और ये होता क्यों है? लैक ऑफ नॉलेज, और चूँकि आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है उस वजह से। ठीक है, ओके। They are saying this question clarifies the fallacy appeal to ignorance. Those who assert that ghosts exist often support their conclusion by arguing that no one can prove that ghosts do not exist, therefore ghosts must exist. The lack of evidence or inability to show that ghosts do not exist is used to conclude the opposite. Conversely, those who assert that ghosts do not exist often rely on the same logic. They argue that no one can prove the ghost exists, therefore they must not exist. What is wrong with these appeal of ignorance? The lack of information on an issue cannot be used to support any conclusion. देखिए, दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, गोस्ट का होना या ना होना, उसका प्रूव होना या ना होना, लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास चूँकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम कभी भी ट्रुथ पे नहीं पहुंच सकेंगे। जब हम ट्रुथ पे नहीं पहुंच सकेंगे, हमारी रीजनिंग फॉल होगी, तो फिर हम फैलेसी का शिकार हो जाएंगे, मतलब हम गलत कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लेंगे। वन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द अपील टू इग्नोरेंस इज दैट द सेम अपील can be used to support two conclusions that oppose each other. Its result from flawed reasoning. It is easy to see what is wrong with the appeal to ignorance when the opposite arguments are presented together and the lack of evidence on the issue under discussion is obvious. However, when the same fallacies surface in more complex debate and appeal to ignorance, it is not as blunt. The strategy can be more difficult to recognize. Let's look at the how the appeal to ignorance has been used in the debate about intelligence. कहते हैं चूँकि गोस्ट का होना या ना होना इट्स नॉट अ बिग डील, आप प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या कोई बिलीव कर रहा है या नहीं बिलीव कर रहा, इट्स एन माइनर इंसिडेंट। लेकिन जब ये कोई सीरियस इशू के ऊपर जब हम अपना कॉन्सेप्ट जो है वो गलत कर रहे हैं या ख़राब कर रहे हैं, देन इट इज़ डिबेटेबल। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है अबाउट इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली क्या है, कि आइदर इट इज़ हेरिडेटेड, क्या ये हमें विरासत में मिली होती है या इंसान के अंदर होती है इंटेलिजेंस, या फिर हम अपने माहौल से और अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। The debate about the relative contribution of nature and nurture to intelligence is one of psychology long running controversies. नेचर का मतलब है कुदरती तौर पे, और नर्चर का मतलब क्या हुआ कि हम उसको उसकी केयर करते हुए, उसको खुराक मुहैया करते हुए उसको नर्चर कर सकते हैं, मतलब उसको परवान चढ़ा सकते हैं। The complex and multi-facted debate is exceptionally bitter. In this debate, one argument that has frequently been made is that we have little or no evidence that intelligence can be increased by environmental inversions, therefore intelligence must be mostly inherited. यानी कि हमारे पास कोई ऐसा हम प्रूव नहीं है कि हम डिफरेंट रिसोर्सेज से या कुछ भी करके इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कहते हैं आप लर्निंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो इंटेलिजेंस लेवल है किसी भी पर्सन का, उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। In other words, the argument runs, no one has demonstrated that intelligence is largely by the environment, so it must be largely inherited. The way in which the claim have been applied to the nature-nurture debate regarding intelligence has resulted in an appeal to ignorance. दूसरा इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है रीएफिकेशन। The dialogue on intelligence has been made by the tendency of engage in reification. अब reification जो है इसका लिटरेरी मीनिंग क्या है? रीएफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक कोई ऐसी इममटीरियल चीज़ है, यानी कुछ ऐसा है जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको आप फील नहीं कर सकते, आप उसको मटीरियलाइज कर देते हैं। ठीक है, यानी इट इज़ एन कॉम्प्लेक्स आइडिया व्हेन यू ट्रीट इममटीरियल एज मटीरियल। किस तरह से? जैसे खुशी या फियर है, तो हम उसको किससे रिलेट कर देते हैं? जैसे कि बर्थडे केक्स हैं, बर्थडे में केक का होना, केक जो है हम उसको मटीरियलाइज कर रहे हैं अपनी बर्थडे के साथ। आई होप यू आर गेटिंग मी कि जैसे रिंग्स होती हैं, जो इंगेजमेंट रिंग्स होती हैं, इंगेजमेंट में
द कपल्स आर इन लव और वो एक दूसरे को रिंग्स एक्सचेंज कर रहे होते, तो उनकी लव जो है उसको किस तरह से मटेरियलाइज किया जाता है, रिंग्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा जी, रीएफिकेशन अकर्स व्हेन अ हाइपोथेटिकल एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इज गिवन अ नेम एंड देन ट्रीटेड एज दाउ इट वर्क अ कंक्रीट एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट। टेंजिबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कुछ ऐसा जिसको आप हाथ लगा सकते हैं। कोई भी हाइपोथेटिकल यानी एक चीज़ जो आपके माइंड में है, जो आप फील कर सकते हैं आप उसको क्या बना देते हैं, टेंजिबल बना देते हैं, टचेबल बना देते हैं। सम hypothetical constructs just become so familiar and so taken for granted. As a result, we begin to think about them as if they were real. People often fall into this trap with the Freudian personality concept of ID, ego, and superego. For instance, they begin to think of the ego as a genuine entity that can be strengthened or controlled. फ्राइड ने, जो कि बहुत ही मशहूर और बहुत ही केपेबल साइकोलॉजिस्ट था, उसके मुताबिक इंसान की पर्सनालिटी के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसकी ईगो है, उसकी सुपर ईगो है। तो लोगों ने उसको क्या किया, दे मेक इट अ हाइप, उन्होंने उसको इतना चढ़ाया कि वो ये समझते हैं कि ईगो को अगर आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स हों, डिफरेंट रिसोर्सेज हों, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। On the other hand, the ego is really nothing more than a hypothetical abstraction. Like the ego, intelligence is nothing more than the useful abstraction or hypothetical construct. It is solely arbitrary and estimated by paper and pencil measure called IQ test. अच्छा, जो आपकी इंटेलिजेंस है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं Yet people routinely act as if intelligence is a tangible thing that can be precisely measured, changed as per desire and used to get success. देखिए, वही वाली बात आ गई, चूँकि हम इस बात को प्रूव नहीं कर सकते कि इंटेलिजेंस जो है वो रिसोर्सेज के थ्रू बढ़ाई जा सकती है या कम की जा सकती है, इसी तरह से हम ईगो के बारे में भी एक हमारे पास एक फैलेसी है कि ईगो भी इंसान जो है वो कंट्रोल कर सकता है, या कम कर सकता है, या ज़्यादा कर सकता है। This reification put people to give much importance to the concept of intelligence. It is wise to remember that intelligence is no more real than a concept of environment. Reification has also occurred in the debate about the degree to which intelligence is inherited. Argument about the hereditary coefficient for intelligence often imply that there is a single true number laying somewhere on heredity, environment, नेचर एंड नर्चर कॉन्ट्रम। देखिए, यहाँ पे जो बात करने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि हमने अपनी जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमें या तो इट इज़ ऑलरेडी फिक्स इन आवर सेल्फ, हमें या तो विरासत में मिल गई, हमने अपने अंदर प्रिजर्व की हुई है, या फिर इन्वायरमेंट के अंदर वो चीज़ जो है वो जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने आपको जो मिसाल देने की कोशिश की है वो यूँ है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक हाइपोथेटिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन हम अपने इन्वायरमेंट के थ्रू अगर उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उसको रीएफिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कहते हैं रीएफिकेशन हैज़ ऑल्सो अकर्ड इन द डिबेट अबाउट द डिग्री ऑफ विच इंटेलिजेंस इनहेरिटेड. Argument about the heredity coefficient for intelligence often imply that there is a single true number laying somewhere on heredity, environment, nature and nature continuum waiting to be discovered. In reality, असल में क्या है, heredity is a hypothetical construct that can be legitimately estimated in several ways that can lead to slightly different results. ठीक है, हमारे अंदर जो हेरिडिटी है, जो हमें विरासत में चीज़ें मिल रही होती हैं, वो क्या होती हैं, वो अल्लाह की तरफ से या कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं. मोर ओवर heritability ratio will vary from one population to another depending on the amount of genetic variability and the extent of environmental variability in the population. No exactly accurate number that correspond to true heredity awaits discovery. अभी भी हमें इस चीज़ को ये हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है कि ट्रू हेरिडिटी जो है वो कितनी हद तक इंसान की एवोल्यूशन में इन्वॉल्व है. In short, it is important to understand that hypothetical constructs have great value in the study of complex phenomena such as human thought and behavior, but they do not actually exist in the world, at least not in the same way
दैट द कैट और टेबल एग्जिस्ट, यानी कि हर वो चीज़ जो हमारे जहन में है, जो हमारा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, वो टेबल और कैट की तरह असल में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीएफिकेशन। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे डिफाइन फैलेसी, तो फैलेसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, कौन कौन सी चीज़ें कॉज करती हैं हमें, फेलेशियस रीजनिंग के अंदर वो भी लिखा हुआ है, विच रीज़न मेक एन आर्ग्यूमेंट इनवैलिड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सो आई होप कि टुडेस लेक्चर इज़ अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।